गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी डिनोटेड बाय IE और डेल्टा HI। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किडनैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का किडनैपिंग या अपहरण। ठीक है, देखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म ए कैटायन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन में तुमको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से देखते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन का किडनैप करना या इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किसी सॉलिड में से, सपोज ये पेन है और ये सॉलिड है, अब मैं आपको कहूँ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले गैसियस स्टेट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस में से निकालते हैं? गैसियस स्टेट में से, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, क्लियर, कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आ रहा लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है? सपोज ये कोई एटम है गैसियस स्टेट में, इसका ये न्यूक्लियस है जिसको अपन ने क्या बता रखा है? माँ। और ये जो शेल होते हैं जैसे KLMN, इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। देखो नेगेटिवली चार्ज हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? अब माँ से इलेक्ट्रॉन दूर कौन सा है? ये वाला। अब जो माँ से दूर होता है उसकी किडनैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा? आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ठीक है, अब ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से किडनैप करना यानी कि निकालने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है, इस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? डेफिनेशन कुछ याद हुई? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई किलो जूल, किलो कैलोरी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितनी भी एनर्जी चाहिए यानी कि किडनैप करना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कितने गुंडे चाहिए, ये अपन कह सकते हैं इसको। रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये रहा। ठीक है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, आउटर कौन है? ये एन वाला शेल, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म ए कैटायन। देखो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव होता है तो क्या हो जाता है? गरीब हो जाता है। गरीब को अपन कैसे बताते हैं? प्लस से। प्लस को क्या बोलते हैं? कैटायन। टू फॉर्म ए कैटायन यानी कैटायन बनाने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? यूनिट क्या है इसकी? किलो जूल मोल इनवर्स या पर मोल, या किलो कैलोरी पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो ये आपको डेफिनेशन मेरे ख्याल से याद हो गई होगी। इसकी यूनिट पूछते हैं और डेफिनेशन पूछते हैं। 100% इन दोनों में से क्वेश्चन बनता है। क्लियर? अब देखिए आगे हम कुछ जो है इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग कर लेते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो जो एनर्जी दी जा रही है उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जिससे अपने को एक कैटायन बनता है जिसको क्या बोलते हैं? मोनोवेलेंट। ठीक है,
अब इस मोनोवेलेंट में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये डाइवेलेंट हो गया, यानी कि 2+ चार्ज आ गया। क्लियर? यहाँ भी आयनाइजेशन एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर इसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी दूसरी बार देनी पड़ी, इसलिए यहाँ क्या आ गया, सेकंड। डाइवेलेंट में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करें। क्लियर? तो अब जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो कौन सी है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इससे क्या बन गया, ट्राइवेलेंट। ठीक है, 3 से ज़्यादा बहुत कम चांसेज होते हैं कि और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए, यहाँ भी हमको एनर्जी देनी पड़ी, यहाँ भी देनी पड़ी और यहाँ भी देनी पड़ी, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जनरली क्या होता है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है। कुछ एक हम एक्सेप्शनल केस या अपवाद को छोड़ दें और वही क्वेश्चन बनेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सीक्वेंस होता है जनरली, ये आपको याद रखना है, हमेशा काम आता है। ठीक है, थर्ड हमेशा ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो है प्रोटॉन की का अट्रैक्शन या पकड़ क्या होती है, मजबूत होती जाती है, और प्रोटॉन इंक्रीज़ होगा यानी माँ की ममता इंक्रीज़ होगी, तो बच्चे को आगे किडनैप करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और यहाँ पर कम एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर? अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग दी आयनाइजेशन एनर्जी। ट्रिक क्या है, सी वह क्या है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। क्लियर? एस फॉर साइज, एच फॉर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड यानी स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, ई फॉर ENC यानी माँ की ममता, एस फॉर शील्डिंग इफेक्ट यानी सौतेला भाई, और पी फॉर पेनेट्रेशन पावर यानी लाडला इफेक्ट। ये मैंने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता दी है। ठीक है, देखिए साइज़ कैसे इफ़ेक्ट करता है। साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए कि एक एटम का साइज़ यह है, दूसरे एटम का साइज़ इससे थोड़ा एनलार्ज है, थर्ड एटम की बात करें इसका साइज इससे भी ज़्यादा एनलार्ज है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ होगा आउटर मोस्ट में, इसमें यहाँ पर होगा और इसमें यहाँ पर होगा। साइज़ क्या हो रहा है, अप टू डाउन क्या हो रहा है, साइज़ क्या हो रहा है, अप टू डाउन आ रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज़। ठीक है, अब न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखो, इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी थोड़ी कम है, इसकी और कम है। लूजली बॉन्डेड कौन होगा, ये होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या यहाँ पर या यहाँ पर। माँ से दूर कौन है, ये, तो इसको आसानी से किडनैप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि माँ के पास में, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि ये माँ के और पास में है। इसका मतलब ये हुआ कि साइज़ जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इन्वर्सली आ गया। क्लियर? तो यहाँ देखिए साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/IP या IP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। क्लियर? ये यहाँ बता रखा है। अब देखिए हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा था कि S2 P6 D10 और F14 ये फुल फिल्ड है। ठीक है, यानी S की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, 2,
इसकी 6, 10 और 14, ये क्या आ गया फुलफिल्ड। और ये क्या आ गया हाफ फिल्ड की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा S1, P3, D5 और F7, इनके हाफ करने हैं। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम और आयन का है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो आपकी स्टेबल होगा। इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से यदि इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, यानी स्टेबल को मैं यहाँ बता देता हूँ स्वर्ग। अब जैसे मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक नाइट्रोजन की बात करें 1s2 2s2 2p3, अब ये कौन सा आ गया है स्टेबल। स्टेबल यानी ये क्या आ गया है स्वर्ग में। अब स्वर्ग से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p2। क्या 2p2 स्वर्ग में है क्या? ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को स्वर्ग से नर्क में लेकर के आए तो क्या वो आसानी से आएगा क्या? नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि ये स्टेबल है। कोई भी स्टेबल से किसी को अनस्टेबल में कन्वर्ट करें, ठीक है। मान लीजिए आप घर में अभी स्टेबल है और आपको बाहर निकाल दिया जाए घर से, तो आप बाहर नहीं निकलोगे। क्लियर? तो ये भी क्या है स्टेबल है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो ये कहाँ जाएंगे अनस्टेबल में। इसका मतलब यह है कि जिसके पास इस तरह का स्टेबिलिटी है तो उसको आईपी ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ क्या आ गया हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली क्या होगा आईपी के। यह हम कह सकते हैं आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। यानी ऐसे ऑर्बिटल्स, ये आगे इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, अच्छी तरह समझो इनको, जिनमें हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें आईपी ज़्यादा देना पड़ेगा। ENC यानी माँ की ममता। क्लियर? भाई माँ जितना प्यार करती है इलेक्ट्रॉन से, या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर जितना ज़्यादा रहता है, या माँ का अट्रैक्शन बच्चों पर ज़्यादा रहता है, तो क्या उनको किडनैप करने में आसानी होगी या नहीं होगी? माँ का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बच्चों को किडनैप नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा तो आईपी उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी माँ की ममता जितनी ज़्यादा होगी आईपी उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट यानी सौतेलाबाई, रिपेलिंग पावर ऑफ द आउटरमोस्ट शेल फ्रॉम द पेनुल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो जब कोई किडनैप करने के लिए आता है और घर के अंदर ही ऐसा भाई हो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, तो क्या होगा आईपी कम देना पड़ेगा। यानी कि किडनैप करने के लिए कम गुंडे चाहिए। ठीक है? तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आईपी उतना ही कम होगा। क्लियर? फिर है पेनेट्रेशन पावर। पेनेट्रेशन पावर यानी लाडला इफेक्ट। देखिए लाडला इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे S, P, D और F है। क्लियर? S को मैंने बताया सोनू, P4 पप्पू, D4 डब्बू और F4 फिरोज। सोनू कहाँ है? माँ की गोद में है। ठीक है? पप्पू कहाँ है? पप्पू ने उंगली पकड़ रखी है, उंगली पकड़ रखी है माँ की। डब्बू कहाँ गया है? स्कूल गया है। फिरोज़ कहाँ गया है? फॉरेन गया है। कहाँ गया है? फॉरेन गया है। तो बताइए माँ से ज़्यादा दूर कौन है? जो फॉरेन गया वो माँ से ज़्यादा दूर है। यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से किडनैप कर सकते हैं F ऑर्बिटल में से। फिर स्कूल वाले में थोड़ी दिक्कत आती है, उंगली पकड़ रखी है उससे। स्कूल वाले में फॉरेन वाले के कंपैरिजन में कम दिक्कत आती है, और उंगली जिसने पकड़ रखी है उसमें स्कूल के कंपैरिजन में और कम दिक्कत आती है। और जो गोद में है,
अब मान लो यहाँ से इस बच्चे का इलेक्ट्रॉन या खिलौना छीनने लगे तो माँ तो क्या होगी, मारेगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत यहाँ आएगी। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल में से जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर है लाडला इफेक्ट, यानी एस, पी, डी, एफ। एस की पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो पेनिट्रेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इस बेस पर यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं, जब ये आपको ये याद हो जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर? ओके।